हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के एक कद्दावर दलित नेता के घर पे, जिनका नाम है उदय नारायण चौधरी, जो 10 सालों तक विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। और इनकी खासियत है कि ये जेडीयू के नेता नीतीश कुमार के भी बेहद करीबी रहे हैं और उतना ही करीबी लालू प्रसाद यादव के भी हैं। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। रेड नेटवर्क में सर आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये बताएं कि आप एक दलित समुदाय से आते हैं, आपने राजनीति में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है, तो इस मुकाम को हासिल करने में कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्या कुछ झेलना पड़ा, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? देखिए, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस वर्ड का प्रयोग किया, उसको तो केवल कठिनाई ही कठिनाई रहा है। जन्म के साथ कठिनाई में पैदा लेता है और ये हमारे यहाँ की सामाजिक व्यवस्था है जिसके कारण कठिनाई में पैदा लेता है। और हमको जो कठिनाई हुई, जो मेरे बारे में पूछ रहे हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान के कारण सारी कठिनाइयों को दूर करते हुए आगे बढ़े। जी, आप नीतीश कुमार जी के काफ़ी करीबी रहे हैं, तो आपने जेडीयू क्यों छोड़ दिया, क्या वजह थी? मैं नीतीश कुमार जी के साथ कभी नहीं रहा, मैं उनकी नीतियों के साथ रहा। और जिस किसी के साथ हूं वो नीतियों के साथ हूं। मैं हूं पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ, जो उनके विचारों को मजबूती से आगे बढ़ाएगा, उसके साथ हूं। तो आप नीतीश जी के साथ नहीं रहे, आप पूरे 10 साल तक उनके साथ रहे, आप बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे, इतने बड़े पद पे रहे। उन्होंने उस समय बिहार में दलित महादलित का बंटवारा किया, तो क्या आपको लग रहा था कि वो सही नीतियां थी उनकी? जब तक मैं नीतीश कुमार के साथ था, ऐसा नहीं कि नहीं, हमारी भूमिका उनको मुख्यमंत्री बनाने के रूप में भी रही है। क्योंकि उन दिनों मैं विधायक था, हम लोगों के वोट से वो मुख्यमंत्री बने, दूसरे लोगों को कन्विंस करके बनाने का काम किया उनके पक्ष में, तो हम लोग उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया हम लोगों ने। और इसलिए मुख्यमंत्री उनको बनाया कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को आगे करके बात करते थे, उसे लागू करने की, गरीब पिछड़े कमजोर वर्ग की बात करते थे। लेकिन जब से उन्होंने गरीब पिछड़े कमजोर वर्ग की बात को छोड़ दिया, तब से हमने उनको छोड़ दिया। जब से उन्होंने दलित छात्रों की छात्रवृत्ति बंद करके क्रेडिट कार्ड शुरू कर दिया, 5 डिसमिल जमीन बात करके उनको जमीन देना बंद कर दिया, जो बैकलॉग थे आरक्षित सीट के, उन सीटों को उन्होंने समाप्त कर दिया और सामान्य तौर से उन्हें अनुबंध पर बहाली करना शुरू कर दिया। जो नगर निगम है, नगर पालिका है, उन सभी जगहों पर जो क्लास 4 के नियुक्ति हुआ करते थे, उस सब नियुक्ति को उन्होंने रद्द कर दिया और रद्द करके उसको अनुबंध पर कर दिया। और अनुबंध पर करने के बाद उनका शोषण तेज हो गया। प्रमोशन में रिजर्वेशन इन्होंने खत्म कर दिया। जो जितने भी लोग थे इस तरह से, उन सभी अधिकारों को दलित, पिछड़े, कमजोर वर्ग के, अत्यंत पिछड़ों के अधिकारों को उन्होंने एक एक करके खत्म करने का काम किया। कभी दलित महादलित के नाम में, तो कभी दलित में अन्य जातियों को जोड़ करके, कभी अनेक सर्वन को दलित बनाया, कभी अनेक सर्वन को आदिवासी बनाया। अब 1% आदिवासियों का बिहार में आरक्षण है, उनको अब तक यहाँ निवास प्रमाण पत्र नहीं मिलता, जाति प्रमाण पत्र मिलने में कठिनाई है। और उसी में अन्य जातियों को भी जोड़ने का काम किया उन्होंने। एक तरह से उन्होंने सबको मूर्ख बनाने का काम किया। तो जब से उन्होंने मूर्ख बनाना शुरू कर दिया अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, तब से हम लोगों ने उससे किनारे पकड़ लिया उनसे। आजकल आपकी नज़दीकियां लालू प्रसाद यादव जी से बढ़ती दिख रही है। क्या
आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव जो नीतीश कुमार से ज़्यादा दलितों के हितैषी हैं? देखिए, लालू प्रसाद जी से आजकल नहीं है, मेरा आपको जानकारी होना चाहिए। जी। पहली बार जब राजद बना था उसके बाद मैं राजद का प्रदेश अध्यक्ष भी बना था और मैं लालू जी के साथ था, मजबूती के साथ था। बीच में हटे। आज का जो राजनीतिक माहौल है, परिदृश्य है, उस परिदृश्य में बिहार को लालू प्रसाद जैसे व्यक्तित्व के और लालू प्रसाद के विचार की जरूरत है, इसलिए मैं उनके साथ हूं। अभी जबरदस्ती उनको जेल में डालने का लोगों ने काम किया है तो प्रमाणित हो गया कि सीबीआई के माध्यम से लालू परिवार को और लालू को जानबूझ के फंसाया गया। चारा घोटाला मात्र 900 करोड़ रुपए का, सृजन घोटाला 2400 करोड़ रुपए का। बताइए, 2400 करोड़ रुपया क्या कोई छोटा कर्मचारी, जिला का कर्मचारी पचाने का हिम्मत रखता है? कैसे पचा लेगा? तो यह सब एक संदेह का सिर खड़ा करता है, जिसके कारण हम सब लोग लालू जी के साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के विरोध में हम लोग हैं लालू जी के साथ। आप क्या कह रहे हैं कि सृजन घोटाले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे तौर पर इन्वॉल्व हैं? मैं नहीं कह रहा हूं कि सीधे तौर पर इन्वॉल्व हैं। उसके जांच से लोग क्यों भाग रहे हैं? हम कहां कहते हैं कि मुजफ्फरपुर शेल्टर में लोगों का हाथ है? हम तो नहीं कहते हैं। ये तो कहने के लिए तो उनका सीबीआई ने कहेगा। सीबीआई भी अब उन्हीं के अंग हैं। डबल इंजन की सरकार है दिल्ली में और पटने में एक ही की सरकार है, तो जो फैसला उनका होगा वही ना होगा। कोर्ट क्या कह रहा है उस बारे में हम कह रहे हैं। चाहे सृजन घोटाले का मामला हो या शेल्टर होम का मामला हो, बात तो बराबर है। एक चीज़ बताएं कि अभी शेल्टर होम मामले में जो कोर्ट है ने कहा है कि पूछताछ के दायरे में सीएम नीतीश कुमार को भी रखा जाए, तो क्या लगता है कि कोर्ट के इस आदेश के बाद सीएम नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए? ये तो जवाब देना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री को, सुशासन के मुख्यमंत्री जो हैं उनको। जब तेजस्वी का नाम आया था सीबीआई के करीब में, तो ये कहते थे कि माननीय तेजस्वी यादव को एक्सप्लेन कर देना चाहिए। जो वर्ड उन्होंने यूज किया था एक्सप्लेन, किस बात को एक्सप्लेन करना चाहिए था उस पीरियड में? नहीं, तेजस्वी यादव को। तो आज उसी तरह से लोग उनसे पूछ रहे हैं कि उनको भी अब एक्सप्लेन कर देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक्सप्लेन कर देना चाहिए, नहीं तो त्यागपत्र देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वो चुप्पी साधे हुए हैं इस पूरे मामले पे, पूरी बिहार सरकार है जो खामोश है, मौन है, इस पे क्या कहेंगे आप? तो चुप रहने की आदत है उनकी। मौनम स्वीकार लक्षणम। ये बताएं कि अभी आपने सृजन घोटाले की बात की, लालू जी के चारे घोटाले की बात की, लालू जी जेल में हैं। लालू जी को आप चारा घोटाले में दोषी मानते हैं या नहीं मानते हैं? कतई मैं लालू प्रसाद को दोषी नहीं मानता। फंसाए गए हैं वो, पूर्ण रूप से लालू यादव को फंसाया गया है, जिसके कारण आज वो जेल में है। चूंकि जो राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य है अभी देश की, वो दलित पिछड़ों के विपरीत है। अभी सामान्य जाति के लोगों को जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उन्हें केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण का प्रावधान किया है। इसे आप कैसे देखते हैं? पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को तोड़ने का एक साजिश है ये। 10% आरक्षण सवर्णों को किस बात का? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में व्यवस्था की है आरक्षण की, वो आरक्षण की व्यवस्था गरीबी उन्मूलन को ध्यान में रख करके नहीं है। वो आरक्षण की व्यवस्था की गई है सामाजिक गैर बराबरी जो समाज में है उसे दूर करने के लिए, और अंतिम पायदान पर पिछड़े जो दलित आदिवासी लोग बैठे हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वो आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। आप 10% का जितनी राशि चाहिए उसके विकास के लिए दे दीजिए।
जो सवर्ण जाति के जो गरीब लोग हैं उनको, उसका मैं विरोध नहीं करता हूं। मैं विरोध करता हूं जिस तरीके से आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है उसका मैं विरोध करता हूं। इंदिरा साहनी के केस में सीधे सीधे तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन उन सभी सीमाओं को तोड़ते हुए भारत सरकार ने और बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार की भी सरकार ने उसको हाँ में हाँ लगाया है और 10% का आरक्षण संविधान को ब्रेक करने की एक प्रक्रिया शुरू हुई है। नागपुर के लोगों के द्वारा, आरएसएस के लोगों के सहपरी हुआ है, इसलिए मैं इसका पूर्ण विरोध करता हूं। क्या आपको लगता है कि जो ये 10% आरक्षण दिया गया है सवर्णों को, वो समाज को बांटने की एक साजिश है? समाज को बांटने की साजिश नहीं है। उनको भय है भारत के संविधान से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे हुए संविधान से। उस संविधान को यह खत्म करना चाहते हैं, उसका एक प्रक्रिया का एक अंग है। वो भयभीत भारत के संविधान से हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार से भयभीत हैं यहाँ के मनुवादी लोग, इसलिए संविधान पर धक्का दे रहे हैं, उसको तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। जी, आप एक दलित नेता हैं, दलित समुदाय में आपकी एक पहचान है, बावजूद इसके आपने जीतन राम मांझी जी के साथ क्यों नहीं गए? मैं जीतन राम मांझी जी के साथ क्यों जाता? मैंने अभी आपको बताया कि विचार के साथ हूं। अब जो 10% के आरक्षण की मांग कर रहा हो, एक ठो हमारे यहां दलित नेता है, वो कहते हैं 15% का आरक्षण होना चाहिए था। ब्राह्मण लोग हल कैसे चला सकता है बताइए? उनको इसके लिए चिंता, जिसके कारण वो हाउस में पहुंचे उसकी चिंता नहीं है उनको हल और ब्राह्मण की रेखा को देखने में ज्यादा चिंतित हैं। एक महाराष्ट्र के थे नेता रामदास अठावले, वो इनकी 25% आरक्षण होना चाहिए। उसी तरह से बिहार के भी कुछ नेता हैं जो कहते हैं कि हम तो भाई 10% आरक्षण देने के लिए सवर्णों के जाके दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दिए थे। तो वैसे नकली दलितों के नेताओं का मैं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है, वो कभी माफ नहीं करेगा। आपने राम जी अठावले साहब का नाम लिया। रामविलास पासवान भी एक दलित नेता है और खुद को दलित का मसीहा कहते हैं, तो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या सोचेंगे? अब दलित रहे कहाँ? वो तो खुद ही कह रहे हैं भाई। मैं उन्हीं के बारे में कहा कि ब्राह्मण लोग हल कैसे पड़ गया। वो तो वकालत दलितों की नहीं कर रहे हैं, आरक्षण का नहीं कर रहे हैं। एक समय में रामविलास पासवान का क्रेज था कि दलितों के नेता थे। आज के तारीख में वो दलितों के नहीं हैं, वो ज़्यादा लॉयल्टी उनकी नागपुर के लोगों के साथ है, मनुवादियों के साथ है और भाजपाइयों के साथ, आरएसएस के साथ उनकी लॉयल्टी हो गई है। और जब से उनकी लॉयल्टी चेंज की है, तब से वो दलितों के बीच के नहीं रहे, वो मनुवादियों के बीच के हो गए हैं। क्या रामविलास पासवान परिवार को जो आरक्षण मिलता है चुनाव लड़ने के लिए, उसको दलितों के हित में छोड़ देना चाहिए? हम और आप क्या कहिएगा छोड़ने के लिए? वो तो खुद बोलते हैं। चिराग जी का कई बार आ गया है स्टेटमेंट कि जो सक्षम लोग हैं छोड़ देना चाहिए उनको आरक्षण। तो ये तो उन्हीं से ना पूछे कि कब छोड़िएगा। दूसरों के शब्दों में मत पूछिए, उनके शब्दों में पूछिए कि कब छोड़िएगा। जी जी, एक चीज़ बताएं सर, आप लोकसभा का अभी चुनाव आने वाला है कुछ महीने बाद, तो आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? मैं कोई चुनाव, हम तो कोई साधु संत नहीं ना हैं कि चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन ये तय करेंगे महागठबंधन में लोग कि कहां से चुनाव लड़ूं। जब वो तय करेंगे तो चुनाव लड़ेंगे। अगर आपको नीतीश कुमार जी टिकट देते हैं कहीं से, तो क्या आप उनके साथ जाएंगे? भूल करके भी नहीं। एनडीए के किसी भी टिकट को भूल करके भी मैं स्वीकार नहीं। तो धोखा होगा बहुजन समाज के लोगों के साथ। बात करें बहुजन की और काम करें मनुवादियों की, ये तो धोखा होगा। ये इस काम को मैं नहीं करने वाला हूं।
मतलब आप एक सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो गलती नीतीश जी की है हम उसको दोहराएंगे नहीं। अब नीतीश जी गलती किए कि नहीं किए उनकी बात नो में, अब मैं अपने उस तरह का गलती नहीं करूंगा, मैं स्वयं उस गलती के साथ नहीं चलूंगा। आप 10 सालों तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। इन 10 सालों में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? विधानसभा का सबसे बड़ा उपलब्धि है सुचारू ढंग से विधानसभा को चलाना, विपरीत परिस्थितियों में सभी पार्टी के लोगों को एक साथ लेके चलना और सबका वो एनोनिमस वॉइस बनना, जिस काम को बखूबी हमने किया है। अपने कार्यकाल में दलित, पिछड़े और कमजोर वर्ग और अकलियत की आवाज़ों को मजबूती से विधानसभा में हमने मौका दिया, उनको आवाज़ उठाने का, यह मैं अपना उपलब्धि मानता हूं। कोई पक्षपात नहीं किया। सर, चुनावी मौसम है, लोग सर्वे कर रहे हैं, लोग अनुमान लगा रहे हैं कि एनडीए को इतनी सीटें मिलेगी, महागठबंधन को इतनी सीटें मिलेगी। आपको क्या लगता है, महागठबंधन की आपने बात की, तो महागठबंधन को चुनाव के बाद कितनी सीटें मिलेगी? चुनाव के बाद महागठबंधन को जो आज स्थिति है महागठबंधन का, 40 में 40 सीट मिलेगा और 40 सीट पर एनडीए का जमानत जब्त होगा। 400 सीट पे जमानत जब्त होगा। अभी कुछ दिनों पहले शरद यादव ने केंद्र सरकार पे जीएसटी घोटाले का आरोप लगाया था। आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? एक नहीं अनेक आरोप उन्होंने लगाया है। शरद यादव जी ने लगाया, तेजस्वी यादव ने लगाया, जितने भी विपक्ष के नेता हैं सब ने लगाया, लेकिन जिसका कान ही बंद हो, जिसको सुनाई नहीं दे, तो उसके बारे में क्या कहना है भाई? राफेल घोटाला प्रमाणित हो गया, हमारा चौकीदार चोर है प्रमाणित हो गया, लेकिन इसके बाद भी गला फाड़ फाड़ के हल्ला कर रहा है और अपने ईमानदारी का सर्टिफिकेट अपने आप ले रहा है, अपने पीठ थपथपा रहा है। ये तो प्रमाणित हो गया ना भाई। राफेल घोटाला में प्रमाणित हो गया ना, सीबीआई को कैसे कमजोर करने की कोशिश किया। सीबीआई का डायरेक्टर कहता है कि हमको फंसाने के लिए दबाव दिया जाता रहा। रिजर्व बैंक का डायरेक्टर रिजाइन कर दिया, चेयरमैन जो इन्हीं का बनाया हुआ था। पूंजीपतियों के फेवर में इन्होंने देश की आर्थिक नीति को खोखला कर दिया। तो एक थोड़े आरोप है, अनेकों आरोप है। आप किसको किसको देख पाते हैं उस पर है। सेना के हथियार को खरीदने में जो पैसा ले रहा हो राफेल में, तो कितना बड़ा देशद्रोही का काम यह हो सकता है। और उसके बावजूद अपने आप को सर्टिफिकेट ले रहा है राष्ट्रभक्त का। जो लोग आजादी के बाद कभी तिरंगा झंडा नहीं लहराया और वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट ले रहा है, राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट ले रहा है और दूसरों का राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट बांट रहा है। कमाल है। अभी जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के काफिले पे हमला हुआ है। उस हमले के बाद तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, खास करके दोनों मतलब एनडीए की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से। आपको क्या लगता है? कई लोग ये कह रहे हैं कि एक साजिश है, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पिछले 14 फरवरी को पुलवामा में जो भी घटना घटी, हम सब लोग इससे बहुत मर्माहत हैं, दुखी हैं। हमारे कमजोर वर्ग के 42-44 जवान मारे गए हैं। देश उनके पीछे खड़ा है और हम भी उसके पीछे खड़े हैं। पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है, सत्ता अगर सत्ताधारी लोग के हैं तो। और सरकार को फ्री हैंड दिया है कि जो आप चाहें कार्रवाई करें। एक हिस्सा यह है कि हम सब लोग दुखी हैं और मर्माहत हैं, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है कि ये जो भारत सरकार है, उसी के हाथ में कश्मीर की भी सरकार है राज्य की, उसी के हाथ में देश की सरकार है।
उसी के हाथ में सारी सेना है, बीएसएफ सेना, सारा पारामिलिट्री फोर्स, राज्य का और केंद्र का सारा फोर्स उसके साथ में है, पूरा इंटेलिजेंस उसके साथ में है, राज्य का, स्टेट का। कैसे ये घटना घटती है भाई? इंटेलिजेंस आपके साथ है, सूचना तंत्र आपके साथ है। ये कहते थे हमारे प्रधानमंत्री इस सूचना तंत्र के बारे में, ईमेल को आप इंटरप्ट कर सकते थे, एसएमएस को इंटरप्ट कर सकते हैं, मोबाइल को आप इंटरप्ट कर सकते हैं। आखिर कैसे ये खबरें पल पल चलते रही? 15 बैरियर पास कैसे किया? जहां एक मच्छर नहीं पास कर सकता है, वहां 15 बैरियर 350 आरडीएक्स लेके पास कर गया। कैसे पार किया? जबकि वहां पहले से सूचना थी, आरओपी लगा हुआ था। आरओपी का मतलब होता है हर 50 मीटर पर एक जवान खड़ा रहता है विशेष हथियार लेकर के, उसकी सुरक्षा में। ये खड़ा था दोनों तरफ रोड के। तो कैसे ये घटना घटी? ये तो सवाल है हम सब लोगों के सामने कि हर 50 मीटर पर खड़ा था, आरओपी लगा हुआ था, इसके बावजूद कैसे हुई? कहां से उनको हथियार आता है? आरडीएक्स कैसे पहुंचा वहां? ये कौन जवाब देगा? विपक्ष जवाब देगा? ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि उनकी भूल हुई है, उसके रिजिम में सब हुआ है। कौन लेगा ये जिम्मेवारी? खाली इतना कहने से हो जाएगा कि चूक हो गई? आपको हवाई जहाज घूमने के लिए पूरा देश में चाहिए? पहले से इंटेलिजेंस की सूचना थी कि उन लोगों ने मांगा था, उन लोगों को लिफ्ट करने के लिए, एयरलिफ्ट करने के लिए मांगा था जहाज। क्यों नहीं जहाज दिया गया उन लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए? ये जहाज देने की, अनुमति देने की ताकत किसके पास? हिंदुस्तान की जनता ने दिया है, ये भारत सरकार को दिया है। जो इसने नहीं दिया तो इनको ये जिम्मेवारी लेना चाहिए, लेकिन आज वो जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं। ये क्या आंसू बहाएंगे? जिम कॉर्बेट के शूटिंग चल रहे थे, ये 4 घंटा इनको सूचना मिलने के बाद भी 4-5 घंटा आप शूटिंग करवाते रहे, सेल्फी लेते रहे। ये हैं हमारे चौकीदार देश के। अब तक दर्जनों पार्टी की मीटिंग कर चुके वो। इतनी बड़ी घटना घट गई। चाय की चुस्की ले रहे थे उस समय, जिस समय घटना घटी, उसके 4 घंटे के अंदर में। क्या है उनके पास उनको कोई जवाब? जब कुछ लोगों ने इसका सवाल खड़ा किया तब वो कहते हैं कि उनको सूचना नहीं मिली थी। कैसा प्रधानमंत्री आप हैं कि 4 घंटे तक आप सूचना तंत्र से बाहर रहे? हमारा जवान मारा जाते रहा, उनकी लाशें छत विछत हो गई। आप क्या कर रहे थे उस समय? सेल्फी लेने में मशगूल थे, और आप झूठी आंसू बहाते हैं। आप जो सवाल उठा रहे हैं उस पे तो वो कह रहे हैं कि विपक्ष है जो राजनीति कर रहा है। अरे भाई, हम राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बोलिए? अभी 60 दिन के बाद चुनाव होने वाला है, और वो क्या माला खटखटा रहे हैं दिन भर? गवर्नमेंट के पैसा से, सरकारी पैसा से रोज दिन चारों तरफ घटना जिस दिन घटी है उस दिन भी सेल्फी खिंचवा रहे हैं, सारे पार्टी के प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए भाषण दे रहे हैं। क्या गुनाह है? माने आप करिए तो बहुत अच्छा, हम लोग करें तो गुनाह हो गया ना? कमाल है। आप पठानकोट में घटना घटी थी तो आप क्या बोल रहे थे? उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थी, क्या बोले थे? भाई, इस बेशर्मी का कोई हद होना चाहिए। आप मीडिया के सहारे चाहते हैं कि विपक्ष की आवाज को दबा दें? यह कतई संभव नहीं है। कतई संभव नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि सीआरपीएफ के जवानों ने और सीएफ के अधिकारियों ने विमान की मांग की थी, लेकिन उन्हें विमान नहीं मिला, और प्रधानमंत्री 100 देशों में से अब कुछ ही देश बाकी रह गए हैं दूरी तय करने में, 6 या 7। क्या कहेंगे इस पे? चुनाव तक पूरा कर लेंगे, चुनाव होने के पहले। हमारे प्रधानमंत्री तो पर्यटन मंत्री हैं। कोई जानता है इस देश में क्या कि कौन है विदेश मंत्री? जी पता कहाँ किसी को है कि विदेश मंत्री मेरा कौन है? इसलिए धन्यवाद है उनको, तो आम जनता के आंख में धूल झोंकने की चेष्टा कर रहे हैं। कभी राम मंदिर को लेकर के, कभी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के, तो कभी नोटबंदी को लेकर के,
तो वे बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम में ये सब देश की जनता देख रही है और समझ रही है। समय आने पर सही जवाब सही समय पर इनको देगी देश की जनता। आमतौर पे देखा गया है कि जब प्रधानमंत्री से जुड़े कोई विवादास्पद मुद्दे आते हैं तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन जब उनकी संरक्षा करनी होती है, संरक्षण देना होता है, तो उस वक्त वो आगे आ जाते हैं। क्या कहेंगे आप? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कहना क्या है। पहले पीएम मटेरियल हम लोग इनको कहते थे, अब तो उनको सीएम मटेरियल भी नहीं रहने देगा आगे आने वाले दिनों में। जो परिस्थिति, तो वो रास्ता क्या है इनके पास? कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। अब तो नागपुर के कहने पर, भाजपा के कहने पर नंबर 2 के अपनी पार्टी का उपाध्यक्ष बना रहे हैं। अपने अध्यक्ष हैं और प्रशांत किशोर को उपाध्यक्ष बना रहे हैं। खुद उन्होंने कहा कि अमित शाह जी के कहने पर उनको बनाया। तो ये तो पूरी सरकार चल रही है उनके इशारे पर, पार्टी चल रही है उनके इशारे पर। अब उनको जवाब देना चाहिए कि बीजेपी में कब विलय करेंगे जदयू का, ये हम सवाल पूछते हैं। क्या सर ये भी एक पॉलिटिकल जुमलेबाजी है? तो समय बताएगा जुमलेबाजी है या यथार्थ है। ये बताएं सर कि नीतीश जी कहते हैं कि बिहार में सुशासन है, विकास की गंगा बह रही है। आप कैसे देखते हैं बिहार को? बहुत अच्छी बात कहते हैं, सुशासन है। यह सुशासन का ही परिणाम है ना कि मुजफ्फरपुर शेल्टर का में 34 लड़कियों के साथ रेप हो जाता है सरकार के संरक्षण वाले इलाके में। टाले मांझी की बेटी को जबरदस्ती कहता है कि हमारे हवाले कर दो, रात में नवादा जिला के वो अपसड़ गांव में। यह सुशासन का परिणाम है। सुशासन का परिणाम है कि पति और को पेड़ में बांध करके गया जिला में, अब पत्नी को उसके सामने में रेप उसके साथ किया जाता है। यह सुशासन है। यह सुशासन है कि बक्सर में जब माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं, रास्ते में दलित लोग उनसे हाथ जोड़ करके महिलाएं आवेदन देना चाहती है, तो गर्भवती महिलाओं को पिटवाया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। तो ये तो सुशासन है। धन्यवाद है ऐसे सुशासन के लिए उनको, हम उनको धन्यवाद देते हैं। बिहार में दो बहुत ही अहम मुद्दे हैं, शराबबंदी और बालूबंदी, और इन दोनों मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री क्रेडिट लेते हैं कि हमने बिहार की जनता, जो खास करके दलित समुदाय को अपना पैसा लुटाने से बचा लिया है। अब मैं खुद अपने कानों से सुना हूँ, वो भाषण करते हैं कि बिहार में के लोग अब शराब नहीं दूध पीते हैं। क्या सचमुच बिहार के लोग अब दूध पी रहे हैं? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो शराबबंदी उन्होंने किया, कि उनके कृपा से लगभग 40,000 लोग, बिहार के दलित लोग जेल गए नशाबंदी में। दर्जनों को सजा हुआ। कानून में को फिर से इन्होंने बदलने का काम किया नशाबंदी कानून में, लेकिन आज तक दलितों के ऊपर से मुकदमों को वापस नहीं लिया गया। मैं धन्यवाद देता हूं इसके लिए। धन्यवाद इसके लिए देता हूं कि बिहार में शराबबंदी हो गई और जो छोटे छोटे लड़के थे यहाँ बिहार में, उनको डिलीवरी बॉय के रूप में बना दिया। जो बेरोजगार थे, जो पढ़ने वाले स्कूल के बच्चे थे, सब पीठ पर लाद करके बैग में बस्ता के बदले दारू जिस क्षण जहाँ चाहते हैं वहाँ पहुँचा देगा। ऐसा सिस्टम यहाँ डेवलप हो गया है। सिस्टम डेवलप हो गया कि एसपी खुद इसमें उनके सरकार के द्वारा आरोपित होता है कि इनके राज्य में सबसे ज़्यादा, जिले में सबसे ज़्यादा शराब बाहर से मंगाया जा रहा है। तो ये सब तो हमारे सामने है, इसलिए उनको इसके लिए धन्यवाद है। और बालूबंदी को आप कैसे देखते हैं? बालूबंदी के लिए भी उनको धन्यवाद है कि जो बालू पहले मुफ्त में मिलता था लोगों को, 200-300 रुपये में मिल जाता था एक ट्रैक्टर, केवल तेल भाड़ा के नाम में या किराए के नाम, अब वो 3,000 और 4,000 में मिल रहा है बालू। तो जो उसमें काम करने वाले मजदूर थे सब बेरोजगार हो गए।
तो न बालू बंद हुआ न दारू बंद हुआ, केवल सरकारी खाते से बंद हुआ और उनकी नजरिया में बंद हुआ, कानून में बंद हुआ, कागज के और कलम में बंद हुआ, लेकिन व्यवहार में अभी कहीं न दारू बंद है न बालू बंद है। और इस सब का गुस्सा अगले चुनाव में निकलेगा। सबका गुस्सा अगले चुनाव में निकलेगा। ये बताएं सर कि अगर महागठबंधन सत्ता में आती है और प्रधानमंत्री कोई भी हो, लेकिन जो भी नेतृत्व करते होंगे, अगर राहुल गांधी को ही मान लीजिए, तो क्या आप अपेक्षा रखेंगे उनसे, कुछ अपेक्षा रखेंगे आप, क्योंकि आप एक सीनियर लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, दलित नेता हैं, तो कुछ उम्मीदें रखेंगे आप? मैं तो यही एक उम्मीद रखता हूं कि अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को मजबूती से लागू करेगी आने वाली सरकार। जो दलित पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है, आदिवासियों के साथ, अनुसूचित जाति के साथ, उसके अन्याय के संदर्भ की सारी कहानियों को समाप्त किया जाएगा, हम यही अपेक्षा रखते हैं। आखिरी सवाल, आप देश भर के दलित समुदाय, वंचित लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? रूढ़िवाद और अंधविश्वास से मुक्ति ले, अंबेडकरवाद को बढ़ावा दे। जब तक अपने जीवन में अंबेडकरवाद को नहीं उतारेंगे, तब तक मनुवादियों से मुक्ति नहीं मिलेगी। मनुवादियों से मुक्ति का एक रास्ता है अंबेडकरवाद, रूढ़िवाद और अंधविश्वास से मुक्ति लेना। जी, रैड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी। तो ये थे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि अगर रूढ़िवाद को तोड़ना है तो अंबेडकर को अपनाओ। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, पटना। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।